हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो सीरीज में मैं बीएनएस को कम्प्लीटली कवर करूंगा, जिसमें मैं सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज चलूंगा। चैप्टर्स के अंत में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जुडिशरी के, अलग अलग जुडिशरी के एग्जाम्स में, जो उनकी भी मैं क्लिप्स डाल दूंगा, तो आप वहां से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कमेंट में उसका आंसर डाल सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे ही मैं मेंस के भी आंसर लिखूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगी। आगे चलते हैं, इसको सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। सेक्शन 1 जो है वो 3 चीजों के बारे में डील करता है बीएनएस का। पहली चीज क्या है, शॉर्ट टाइटल। दूसरा क्या है, कमेंसमेंट, कि कब उसको कमेंस किया गया है। तीसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, कि कहां कहां पे वो अप्लाई होगा बीएनएस। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, जब सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे वहां से हमें पता चलता है कि इसको शॉर्ट टाइटल क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका शॉर्ट टाइटल है। तो लॉन्ग टाइटल क्या होगा, जो ऊपर बेरेक्ट में ऊपर लिखा होता है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट 45 ऑफ 2023, ये क्या है, उसका पूरा लॉन्ग टाइटल है। और शॉर्ट टाइटल क्या है, सिर्फ भारतीय न्याय संहिता 2023। ये हमें पता चलता है कहां से, सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 से। इस सेक्शन के अंदर टोटल 6 सेक्शन हैं, जो आगे डील करेंगे किसके बारे में, कमेंसमेंट के बारे में, एप्लीकेबिलिटी के बारे में और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में, कि कहां वो अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 2 पे चलते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट्स एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। मतलब इसमें एक प्रोविजन डाला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगा कि कब ये मतलब इन्फोर्स होगा, कब से ये फोर्स में आएगा। और हो सकता है कि अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग टाइम पे एनफोर्स किया जाए। ये सिर्फ इसके एनफोर्समेंट की बात है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनता है सबसेक्शन 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को हम ध्यान से समझेंगे। सबसेक्शन 3 में लिखा है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन इंक्लूड सिटीजन, नॉन सिटीजन। ये चीजें ध्यान में रखना, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, कोई सिटीजनशिप स्पेसिफाई नहीं की है। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। देखो, दो तरीके की टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है ये, एक इंट्रा टेरिटोरियल और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, आपको वीडियो के एंड में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं 5 क्वेश्चन डालूंगा वीडियो के एंड में, जिसको आप पोज करके कमेंट में उसके आंसर्स लिख सकते हो, और जो जो आंसर सही होंगे मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और अगली वीडियो में उस आंसर्स मतलब क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे कि उनके आंसर कैसे और क्यों वो हैं, कौन से प्रोविजन से वो डायरेक्टली रिलेट करता है वो क्वेश्चन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एवरी पर्सन का मैंने बता दिया कि उसके अंदर सिटीजन भी आएंगे, नॉन सिटीजन भी आएंगे। एग्जांपल से समझाता हूं मैं। सपोज करो एक फ्रेंच सिटीजन है, इंडिया में आया और किसी एक्स पर्सन का उसने मर्डर कर दिया या कोई भी क्राइम कमिट किया उसने, तो क्या उसके ऊपर बीएनएस लागू होगा? तो डेफिनेटली उसके ऊपर बीएनएस लागू होगा। जो भी क्रिमिनल लॉज होते हैं वो टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के ऊपर होते हैं। टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, कि जिस टेरिटरी, मतलब जो भी टेरिटरी जिस कंट्री के अंदर आएगी और वो उसी के क्रिमिनल लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मतलब कहां पे वो क्राइम कमिट किया गया है, ये एक प्राइमरी चीज होती है देखने के लिए, कि उसका कहां पे उसको ट्राई किया जाएगा उस पर्सन को। तो सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर कोई भी क्राइम जो ऑफेंस है कमिट करता है, तो उसको इस संहिता के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। अदरवाइज का वर्ड जो इसमें लिखा है उसका मतलब यह है कि अगर कोई स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ उसको गवर्न करेगा तो वो बात अलग है, लेकिन प्राइमरली हम क्या देखेंगे, इस संहिता को रेफर करेंगे कि इसके अंदर वो ऑफेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया है और उसकी पनिशमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग वो गवर्न होगा। तो सेक्शन 3 जो है इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझ लेना, और इस सेक्शन को के सामने चाहे आप लिख लेना कि इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, कि विद इन इंडिया की बात करता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के रिगार्डिंग 2 सब सेक्शन है इसी सेक्शन के अंदर, जो कि सेक्शन 4 है और सेक्शन 5। सेक्शन 4 क्या कहता है, एनी पर्सन। अगेन एनी पर्सन का मतलब क्या है, कि कोई भी पर्सन, मतलब सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है। लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया।
टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Samhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। देखो दो वर्ड आपको दिखने को मिलेंगे इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर। सब सेक्शन 4 के अंदर है बियॉन्ड इंडिया, और सब सेक्शन 5 के अंदर दोनों ही वर्ड यूज किए गए हैं, बियॉन्ड इंडिया एंड विदाउट इंडिया। इन वर्ड को समझते हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। बियॉन्ड इंडिया का मतलब है ऐसी कोई भी टेरिटरी जो इंडिया के अंदर नहीं आती लेकिन किसी और सोवरिन नेशन का उसके ऊपर रूल है। जैसे कि कोई भी और कंट्री हो सकती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अगर पाकिस्तान में कोई क्राइम कमिट होता है तो वो बियॉन्ड इंडिया है, इंडिया से बाहर है वो। और विदाउट इंडिया का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडिया की नहीं है और ना ही किसी और कंट्री के अंदर आती हो। जैसे कि अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में किसी भी पर्टिकुलर एक कंट्री का रूल नहीं है, वहां पे वो इंटरनेशनली सबके लिए अवेलेबल है। अब सपोज करो कि इंडिया से कोई क्रूज गया वहां पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और शिप पे नहीं है, वो अंटार्कटिका के में आइलैंड के ऊपर है, और वहां पे कोई एक इंडियन सिटीजन दूसरे किसी सिटीजन को ऊपर क्राइम कर देता है, तो क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इन चीजों के बारे में डील करेंगे। क्योंकि वो क्राइम जो है वो विदाउट इंडिया हुआ है, मतलब इंडिया से बाहर, और वो टेरिटरी किसी और सोवरिन कंट्री के अंदर में भी नहीं आती है। तो दोनों वर्ड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सब सेक्शन 4 के बारे में डील करते हैं। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस जो है किसी भी पर्सन के द्वारा बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर किसी और फॉरेन कंट्री के ऊपर भी, फॉरेन कंट्री में भी किया गया है, और उसकी पनिशमेंट अगर इस संहिता में है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में ही हुआ है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है, लास्ट में आपको वो क्वेश्चन मिलेगा कि एक पाकिस्तानी है, उसने क्या किया है, इंडियन साइड पे एक पर्सन को फायर किया और उसकी डेथ हो गई, और लोगों ने क्या किया, बॉर्डर पे ही था, तो लोग और उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव थे उसको घसीट करके ले आए। अब इंडियन पुलिस स्टेशन के अंदर है वो, क्या इंडियन कोर्ट उसको ट्राई कर सकते हैं, मतलब ट्रायल इंडिया में चलेगी कि नहीं चलेगी उसकी, क्योंकि ये ऑफेंस कहां हुआ है, उसने गोली कहां से चलाई थी, पाकिस्तान से चलाई थी। तो ये ऑफेंस कहां से कमिट हुआ है, बियॉन्ड इंडिया से। तो यहां पे वो इस सेक्शन के अंडर में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी बताता है, तो कोर्ट क्या, इंडियन कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको ट्रायल कर सकते हैं उस पर्सन की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, अगेन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है ये। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल बी अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। इस संहिता के जो प्रोविजंस हैं अप्लाई होंगे अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ए में है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी सिटीजन इन एनी प्लेस, कहीं पे भी हो, विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। मतलब इंडिया के जो साइंटिस्ट थे वो गए अंटार्कटिका, वो विदाउट इंडिया आएगी वो टेरिटरी, क्योंकि कोई और फॉरेन नेशन का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वहां पे अगर वो कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उसको कौन से एप्लीकेबिलिटी, कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5A, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी जरूर, विदाउट और बियॉन्ड इंडिया का मतलब क्या है यहाँ पे। अब बी पे चलते हैं। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, और यहाँ पे इसमें सिटीजन वर्ड नहीं यूज किया गया है, यहाँ पे एनी पर्सन यूज किया गया है। इंडियन कोई भी वेसल है, एक शिप है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और वो हाई सीज में है, मतलब इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है, वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर वो शिप है, और वहां पे उस शिप के ऊपर कोई भी क्राइम कमिट हो जाता है तो उसको इंडिया में ट्राई किया जाएगा इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी वहां पे बनती है BNS की, क्योंकि उसको एक तरीके से इंडियन टेरिटरी की तरह कंसीडर किया जाएगा। अब सी पे चलते हैं। एनी पर्सन इन एनी प्लेस, कोई भी पर्सन कहीं पे भी हो, विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मतलब सपोज करो कोई पाकिस्तान में बैठ के और इंडिया के अंदर कोई स्टॉक मार्केट का कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हैकिंग करता है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग BNS की एप्लीकेबिलिटी उस पर्सन के ऊपर होगी, क्योंकि वो इंडिया के अंदर लोकेटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया which if committed in India would be punishable under this संहिता। इस सेक्शन के अंदर जो वर्ड ऑफेंस है
उसके अंदर इंक्लूड है एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर भी एक्ट किया गया है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब इसकी इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ए पर्सन है, वो इंडिया का सिटीजन है, कमिट्स ए मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कहने की बात ये, इलस्ट्रेशन सिंपली ये कहना चाहता है कि इंडिया का अगर सिटीजन है ना, वो कहीं भी जाके दुनिया के किसी भी कोने में जाके कोई भी क्राइम उसने कमिट कर दिया, जो क्राइम मतलब जो ऑफेंस इस संहिता के अंदर डिफाइन कर रखा है कि ये एक पर्टिकुलरली ऑफेंस है, अगर वो ऑफेंस वो बाहर जाके कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के वो कमिट करता है, अगर वो इंडिया में कहीं भी पाया गया तो उसके ऊपर वहीं पे ट्रायल चालू हो जाएगा। सपोज करो एक पर्सन है, वो गया फ्रांस में कोई क्राइम कमिट किया, वापिस आ गया मुंबई में, तो उसका ट्रायल कहाँ पे चलेगा? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट का बनेगा? मुंबई में जो कोर्ट होगा उसका बनेगा। अब इसका लास्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 बताता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर और एयरमैन in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। देखो किन किन सर्कमस्टांसिस में बीएनएस लागू नहीं होगी। पहली चीज, जो भी अगर कोई म्यूटनी होती है, म्यूटनी क्या होती है? अगर फौज में कोई बगावत हो जाती है तो उसको म्यूटनी बोलते हैं। आपको फेमस म्यूटनी पता ही होगी, 1857 की जो म्यूटनी है वो एक तरीके की म्यूटनी है। डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर का मतलब है कि कोई भी जो ऑफिसर है वो अपनी फौज को छोड़ करके आ गया, भगोड़ा उसको घोषित कर दिया गया है, या डिजर्शन ऑफिसर हो, सेलर हो, एयरमैन हो, सोल्जर हो, ये डिफरेंट तरीके के डिजिग्नेशंस होते हैं आर्म फोर्सेज के अंदर। मतलब कहने का ये है कि आर्म फोर्सेज के अपने स्पेशल कानून होते हैं, तो वहां पे बीएनएस नहीं लगेगी। और दूसरा क्या है, जो भी कोई अगर स्पेशल लॉ है, सपोज करो पॉक्सो है, पॉक्सो एक स्पेशल लॉ है, तो उसके अंदर जो ऑफेंस कमिट होगा तो वो पॉक्सो के ही अकॉर्डिंग हो, उसको ट्राई किया जाएगा, ना कि बीएनएस के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही अगर कोई लोकल लॉ है तो लोकल लॉ के ऊपर जो ऑफेंस कमिट होगा तो वो लोकल लॉ से ही गवर्न होगा, ना कि बीएनएस से। तो ये 3-4 सर्कमस्टांसेस है जहां पे बीएनएस जो है लागू नहीं होगी। अब आपको इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, मेरे से व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप पर्सनली मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। और जो मैं मेंस के आंसर लिखूंगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे और भी बहुत सारे जो केस लॉज की मैंने वीडियो बना रखी है उसकी भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, lowbytes_906 से। आई होप आपको ये जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि थोड़े टाइम में अच्छे से एक एक वर्ड समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जो बेयर एक्ट होता है उसकी लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं, खासकर जब हम बिगिनर होते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन एक एक वर्ड को आपको समझाऊं मैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।